बी फार्म मेडिसिनल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और हम कंटिन्यू कर रहे हैं एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट। और आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट थ्री में हम डिस्कस करेंगे एंटी मेटाबोलाइट्स। तो भाई ये एंटी मेटाबोलाइट से हमको नाम पता चला कि सर यहाँ पे हम पिरिमिडीन, प्यूरिन्स, इन सभी के बारे में स्टडी करने वाले हैं और कैसे हम इनको कंट्रोल करके हम कैंसर के ट्रीटमेंट में हेल्प करते हैं। तो चलिए इंट्रोडक्शन की शुरुआत करते हैं। एंटी मेटाबोलाइट, सबसे पहले हम येलो कलर से शुरुआत करते हैं। चलो एंटी मेटाबोलाइट्स की बात करें तो एंटी मेटाबोलाइट्स शो इंफरेंस विद अवेलेबिलिटी ऑफ नॉर्मल प्यूरिन एंड पिरिमिडीन न्यूक्लियोटाइड प्रिकर्सर, यानी कि वो कंस्टिट्यूएंट्स जो कि हमारे प्यूरिन्स और पिरिमिडीन्स के बनने से पहले बनते हैं, यानी कि जो हमारे प्यूरिन्स और पिरिमिडीन्स के बनने में हेल्प करते हैं, प्रिकर्सर मॉलिक्यूल होते हैं, उनको ये क्या करते हैं, इनहिबिट कर दे रहे हैं उनकी सिंथेसिस को, और बाय कंपीटिंग विद देम इन डीएनए एंड आरएनए सिंथेसिस, या तो ये उनसे कॉम्पिटिट करते हैं जिससे कि उनका फॉर्मेशन ना हो पाए डीएनए और आरएनए के सिंथेसिस में। बात क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं एंटी मेटाबोलाइट ड्रग आर फर्स्ट इफेक्टिव कीमोथेरेपेटिक एजेंट। ये सबसे पहले इफेक्टिव कीमोथेरेपेटिक एजेंट है। दीज ड्रग्स आर लो मॉलिक्यूलर वेट एनालॉग ऑफ फॉलिक एसिड, यानी कि ये कैसे होते हैं, ये बेसिकली फॉलिक एसिड के एनालॉग होते हैं, लेकिन उससे क्या होते हैं सर, मॉलिक्यूलर वेट में कम होते हैं। एंड फॉलिक एसिड साथ ही साथ पिरिमिडीन एंड प्यूरिन्स के। तो देखो ये इसमें हमको मोटा मोटा क्या अंदाजा लगता है कि ये मेटाबोलाइट्स पे काम करते हैं। दूसरी चीज, ये मेटाबोलाइट्स के प्रिकर्सर पे काम करते हैं, यानी ऐसे कंस्टिट्यूएंट्स जो कि मेटाबोलाइट्स बनने के पहले, जो हमारे प्यूरिन्स, पिरिमिडीन्स, फॉलिक एसिड बनने से पहले जो प्रिकर्सर मॉलिक्यूल होते हैं उनमें काम करते हैं। यानी कि कोई ऐसी एंजाइम रही होगी जिसको ये इनहिबिट कर देंगे, जिससे जो मेन फॉर्मेशन है प्यूरिन्स और पिरिमिडीन्स का वो ना हो पाए। ठीक है, और ये स्ट्रक्चरली एनालॉग होते हैं किस चीज के सर, ये हमारे एनालॉग होते हैं प्यूरिन्स, पिरिमिडीन्स और फॉलिक एसिड के, और इनका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो बहुत कम होता है। बात क्लियर है। चलो तीसरी बात करते हैं, देयर स्ट्रक्चर आर सिमिलर टू दोज ऑफ नेचुरली अकरिंग मॉलिक्यूल इन्वॉल्वड इन न्यूक्लिक एसिड, डीएनए एंड आरएनए सिंथेसिस। और इनका जो स्ट्रक्चर होता है, जो हमारे बॉडी में पाए जाने वाले नेचुरली अकरिंग मॉलिक्यूल्स हैं, ये उनसे हूबहू सिमिलर होता है, फॉर एग्जांपल हमारे प्यूरिन्स और पिरिमिडीन से। नेक्स्ट बात करें, एंटी मेटाबोलाइट्स आर आइडेंटिकल टू केमिकल रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल बायोकेमिकल एक्टिविटी, यानी कि इनके ये क्या होते हैं सर, ये आइडेंटिकल होते हैं। सिमिलर हमने बात करी कि ये स्ट्रक्चरली और फंक्शनली क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं उन केमिकल मॉलिक्यूल से जो कि हमारे बॉडी में पाए जाते हैं फॉर बायोकेमिकल रिएक्शंस। हाउएवर दे आर सफिशिएंटली डिफरेंट टू इंटरफेयर विद नॉर्मल फंक्शनिंग। और इनके अंदर मतलब जितनी भी सिमिलैरिटी है वो तो है ही है, उसके बावजूद इनके अंदर डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, जिससे ये जो हमारे प्यूरिन्स और पिरिमिडीन्स की सिंथेसिस है और सेल की फंक्शनिंग है उसको क्या करते हैं, इंटरप्ट करते हैं, हिंडर करते हैं। ठीक है, या फिर उसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में रोकना कहते हैं। मैकेनिज्म की बात करें तो एंटी मेटाबोलाइट्स आर स्ट्रक्चरली सिमिलर टू नॉर्मल मेटाबॉलिक कंस्टिट्यूएंट्स लाइक फॉलिक एसिड, पिरिमिडीन्स, प्यूरिन्स। They act by inhibiting the enzymes required for folic acid regeneration, यानी कि जो फॉलिक एसिड के रीजनरेशन में जो एंजाइम्स होती हैं ये उसको क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं। बेसिकली ये एंजाइम कौन सी होती है, हम सभी को पता है, डाइहाइड्रोफोलिक रिडक्टेज। और पिरिमिडीन और प्यूरिन्स एक्टिवेशन ऑफ डीएनए और आरएनए सिंथेसिस इन द न्यूप्लास्टिक सेल। लास्ट पॉइंट बात करें तो एंटी मेटाबोलाइट्स कॉमनली किल द सेल इन एस फेज। अब देखो हमने बात करी कि ये प्रिकर्सर मॉलिक्यूल को फॉर्म करते हैं, यानी कि पूरा कंप्लीट जो इनका जो सेल का साइकिल है ये कंप्लीट नहीं हो पाता। जब ये एस फेज में होता है तो ही ये उनको क्या करते हैं, किल कर देते हैं और उनके सिंथेसिस को इनहिबिट कर देते हैं। बात क्लियर है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां पे स्टार मार्क करेंगे कि एंटी मेटाबोलाइट्स कॉमनली किल द सेल्स इन विच फेज, दैट इज एस फेज। एक बार ये हमारे जीपैट 2014 में भी पूछा जा चुका है। ठीक है, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल ड्रग्स, अब हर एक ड्रग को हम इंडिविजुअली स्टडी कर देते हैं। फर्स्ट सबसे पहले हमारे पास है मर्केप्टोप्यूरिन, जो कि आपके सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। Mercaptopurine is an anti-metabolite, anti-neoplastic drug having immunosuppressant properties। ये कैसी एक एंटी-न्यूप्लास्टिक, एंटी कैंसर ड्रग है जो कि है, जिसके पास एक इम्यूनोसप्रेसेंट प्रॉपर्टी भी होती है। ये हमारे को प्यूरिन्स के मेटाबॉलिज्म के लिए प्रिवेंट करती है, यानी कि हमारे बॉडी में जो प्यूरिन्स का मेटाबॉलिज्म होता है उससे ये हमको प्रिवेंट करती है और प्यूरिन्स का फॉर्मेशन नहीं होने देती। कैसे? बाय इनहिबिटिंग द न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस। और कैसे करती है सर, ये न्यूक्लिक एसिड के सिंथेसिस को क्या करती है, इनहिबिट कर देती है। इट इज यूज्ड विद अदर ड्रग्स फॉर ट्रीटमेंट ऑफ
रीइमिशन मेंटेनेंस और प्रोग्राम फॉर ल्यूकीमिया। तो सर सीधे सीधे यहाँ पे लिख लेंगे, इसको हम किसके लिए यूज करते हैं, ल्यूकीमिया के लिए हम यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो चलो देखो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ दोबारा से हम डिस्कस नहीं करने वाले हैं, आप यहाँ से रेफर कर सकते हैं। सिंथेसिस की बात करें तो मर्केप्टोप्यूरिन इज सिंथेसाइज्ड बाय मर्केप्टोप्यूरिन मेटाबॉलिज्म बाय हाइपोजेंडिन गुआनिन फॉस्फोराइबोसिल ट्रांसफरेज, जिसको हम कहते हैं HGPRT-ASE। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, ASE का मतलब बेसिकली यहाँ पे एज होता है, कोई भी एंजाइम होती है उसमें लास्ट में हम एज लगाते हैं, यानी कि ये क्या करता है, इस एंजाइम के थ्रू यहाँ पे मर्केप्टोप्यूरिन काम करता है। द मेटाबोलाइट ऑफ मर्केप्टोप्यूरिन आर 6-thiogुआनोसिन 5-फॉस्फेट या 6-thiogMP एंड 6-thiognosine मोनोफॉस्फेट TIMP. These metabolites prevent the nucleotide interconversion in the de novo purine synthesis, thus prevent the formation of purine nucleotide and DNA synthesis. कुछ ना समझ में आया, सिर्फ लास्ट पॉइंट देखो, यहीं पे इसका मूल अर्थ है कि क्या करेगा, इट प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड एंड डीएनए सिंथेसिस। सिर्फ आपको इतना याद रखना है, यही उसका हो गया क्या, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। और यहाँ पे इसका सिंथेसिस है, देखिए हुआ क्या कि यहाँ पे जो मर्केप्टोप्यूरिन्स हैं, चलो मैं इसको पूरा हटा देता हूँ। सबसे पहले ये क्या है, NH2CO NH2 है, यानी कि ये रिएक्ट करेगा हमारे इस कंपाउंड से, इस कॉम्प्लेक्स से, और फॉर्म करेंगे हमारे फर्दर हमारे जो, देखो इसमें एक चेन ऑफ रिएक्शन होगी, तो पहले CONH2 से क्या होगी, ये हमारे रिएक्ट करेंगे एक दूसरे कंपाउंड से, कॉम्प्लेक्स से, जो कि फर्दर SnHCl से रिएक्ट करेंगे और हमारे पास PCl5 से क्लोरीनेशन करते हुए ये फॉर्म करेंगे लास्ट में हमारे पास 6 मर्केप्टोप्यूरिन्स। तो मैकेनिज्म की अगर बात करें तो मैकेनिज्म में क्या होगा, देखो मर्केप्टोप्यूरिन कंपीट करता है किससे, हाइपोजेंडिन एंड गुआनिन से, फॉर हाइपोजेंडिन गुआनिन फॉस्फोराइबोसिल ट्रांसफरेज। अब इस चीज के लिए क्या करता है, ये कॉम्पीट करता है कि ये फॉर्मेशन इनकी जगह पे कौन करे, मर्केप्टोप्यूरिन करे। क्यों, क्योंकि इनका जो स्ट्रक्चर होता है ये इससे सिमिलर होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, तो ये कन्वर्ट होता है, कौन, मर्केप्टोप्यूरिन कन्वर्ट होता है इनटू थायोआइनोसिक एसिड यानी कि TIMP। दिस इंट्रासेलुलर न्यूक्लियोटाइड ब्लॉक्स द रिएक्शन इन विच आयोनोसिनिक एसिड इज इन्वॉल्व, यानी कि जहां जहां पर भी आयोनोसिनिक एसिड इन्वॉल्व है वो सभी रिएक्शन बंद हो जाएगी। जैसे कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, जैसे IMP का कन्वर्जन जेंडिलिक एसिड में बंद हो जाएगा, एंड कन्वर्जन ऑफ IMP इनटू एडेनिलिक एसिड, ये भी क्या हो जाएगा, बाई एडेनोसिल सक्सिनेट, ये भी क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। यानी ये दोनों ही जो एक्टिविटीज हो रही थी आयोसिनिक एसिड से, ये क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। क्यों, क्योंकि यहां पे आयोसिनिक एसिड किस में कन्वर्ट हो गया, थायोआयोसिनिक एसिड यानी कि TIMP में कन्वर्ट हो गया है। अब TIMP जो है ये फर्दर किस में कन्वर्ट होगा, ये होगा मिथाइलेशन कराएगा, एंड इट विल कन्वर्ट इनटू MTIMP यानी फॉर्म 6 मिथाइल थायोआइनोसिड। अब जो ये बना है TIMP अलोंग विद MTIMP ब्लॉक द ग्लूटामीन 5 फ्लोरोराइबोसिल पायरोफॉस्फेट अमाइडो ट्रांसफरेज, इसको क्या कर देगा, ये ब्लॉक कर देगा। ये फर्स्ट एंजाइम होती है हमारी डी नोवो पाथवे की फॉर प्यूरिन राइबोन्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस। इसी से क्या होता है, हमारे जो प्यूरिन्स होते हैं उनका फॉर्मेशन होता है, और इसको ही ये क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा, किसके साथ मिलके, TIMP प्लस MTIMP। ठीक है, बात क्लियर है। लास्ट में क्या होता है, सम मर्केप्टोप्यूरिन्स कन्वर्ट इनटू न्यूक्लियोटाइड डेरिवेटिव ऑफ 6-thiogुआनिन 6TG थ्रू द सीक्वेंशियल एक्शन ऑफ आयोनोसेट IMP डिहाइड्रोजनेज एंड जेंडाइलेट अमाइनेज कन्वर्टिंग TIMP इनटू थायोगुआनिलिक एसिड यानी कि TGMP। ठीक है, बात क्लियर हो गई, आई थिंक ये लैंग्वेज से ही क्लियर है। यूजेस की बात करें, इट इज यूज फॉर रिमिशन ऑफ इंडक्शन एंड मेंटेनेंस थेरेपी ऑफ एक्यूट लिम्फेटिक ल्यूकेमिया। अब नेक्स्ट बात करते हैं हमारे थायोगुआनिन की। तो थायोगुआनिन is an anti-neoplastic compound also having anti-metabolite activity. It is used for acute leukemia. ये इसको acute leukemia में यूज करते हैं। इसका स्ट्रक्चर हम पहले ही स्टडी कर चुके हैं। देखिए इसमें होगा क्या, एक प्यूरिन रिंग होगी जिसमें ऊपर क्या लगा होगा, एक सल्फर ग्रुप लगा होगा, और साथ ही साथ इनके जो हमारे सेकंड पोजीशन पे यहाँ पे एक NH2 कंपाउंड जुड़ा होगा, और थायोगुआनिन बेसिकली थायो यहाँ पे एक S को सिंबलाइज कर रहा है, डबल बॉन्ड S स्ट्रक्चर को। अब अगर इनके सिंथेसिस की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे है 2 अमाइनो एंड 9H प्यूरिन 6 ऑल। ये जब रिएक्ट करेगा POCl3 एंड पायरिडीन से, तो जो OH है वो क्या कन्वर्ट हो जाएगा सर, Cl में कन्वर्ट हो जाएगा, और Cl इन रिएक्शन विद NaSCN, Cl विल कन्वर्ट टू SCN, और यहां पे क्या जुड़ जाएगा, SCN जुड़ जाएगा इस पूरे कंपाउंड में। बाकी सभी जो एक्टिविटी है वो सेम रहने वाली है, पूरे स्ट्रक्चर में जो कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। अब ये क्या होगा, SCN अगर देख ले तो SCN में क्या है, CN है, और ये जब वाटर से रिएक्ट करेगा तो वाटर से रिएक्ट करने में क्या बनाएगा सर, CO2 प्लस NH2 का फॉर्मेशन करेगा, और बाकी जो बचा H है वो यहाँ पे जुड़ जाएगा SH के फॉर्म में, जिसमें फॉर्म थायोगुआनिन। अब थायोगुआनिन इस तरीके से यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। इनके मैकेनिज्म की बात करें तो थायोगुआनिन क्या एक सेल साइकिल स्पेसिफिक प्यूरिन एनालॉग है दैट एक्ट इन द S फेज, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है हमारे
इस कंपाउंड का, इस ड्रग का, इट इज साइटोटॉक्सिक मोनोफॉस्फेट फॉर्म्स इंटरफेयर्स विद प्यूरिन सिंथेसिस। किससे इंटरफेयर करता है सर? प्यूरिन सिंथेसिस से इंटरफेयर करता है एंड इज यूटिलाइज्ड बाय फॉलोइंग 3 वेज। पहला, फीडबैक इनिबिशन ऑफ डी नोवो प्यूरिन सिंथेसिस, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड, इनिबिशन ऑफ इंटर कन्वर्जन ऑफ प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड एंड लास्ट इनकॉर्पोरेशन ऑफ डीएनए, इनकॉर्पोरेशन इनटू डीएनए एंड आरएनए, यानी कि ये खुद इनकॉर्पोरेट हो जाता है डीएनए और आरएनए में, डी नोवो सिंथेसिस को इंटरफेयर करता है, साथ ही साथ हमारे प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड के इंटर कन्वर्जन में भी ये क्या करता है? इनहिबिशन शो करता है। यूजेस की बात करें, एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया, क्रॉन्स डिजीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस में हम इसको यूज करते हैं। इट इज यूज फॉर ट्रीटिंग स्लो ग्रोइंग सॉलिड ट्यूमर्स, जो सॉलिड ट्यूमर्स होते हैं, स्लो ग्रोइंग होते हैं, वहां पे हम इसको यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे रेक्टल एरिया में, ब्रेस्ट में, ओवेरीज में, पैंक्रियाज में एंड गैस्ट्रिक सार्किनोमास में इनको यूज करते हैं। इट इज यूज फॉर इट इज यूज्ड विद लेवामिसोल, अ वेटरिनरी एंटी एलिमेंटिक एजेंट इन पेशेंट हैविंग कोलन कैंसर। तो ये क्या करते हैं? कोलन कैंसर में भी यूज होते हैं अलॉन्ग विद लेवामिसोल। ठीक है। ऑन टॉपिकल एप्लीकेशन, टॉपिकल एप्लीकेशन की बात करें तो ये क्या है? ऊपर से लगाने के लिए भी मौजूद है। तो टॉपिकल एप्लीकेशन में इट इज इफेक्टिव फॉर सुपरफिशियल बेसल सेल कार्सिनोमास। ठीक है। अब फ्लोक्सोरिडीन की बात करते हैं। तो भाई फ्लोक्सोरिडीन इज एन एंटी न्यूप्लास्टिक एंटी मेटाबोलाइट दैट इज ऑन ओरल। यहां पे क्या होता है? देखो बेसिकली ये रैपिडली अगर इनको एडमिनिस्टर करते हैं थ्रू इंजेक्शन, मेटाबोलाइज इनटू फ्लोरोयूरिसिल, यानी कि जो फ्लोक्सोरिडीन है ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? फ्लोरोयूरिसिल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये इनका स्ट्रक्चर है, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। इट इज अवेलेबल एज स्टेराइल नॉन पायरोजेनिक एंड लायोफिलाइज्ड पाउडर फॉर्म फॉर रिकंस्टिट्यूशन, यानी कि किस फॉर्म में आते हैं सर? लायोफिलाइज्ड पाउडर के फॉर्म में आते हैं। कई बार आपसे जीपैट में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि क्या फ्लोक्सोरिडीन लायोफिलाइज्ड पाउडर के फॉर्म में मौजूद है, तो आप इनका आंसर लिख सकते हैं सर बिल्कुल ये मौजूद है। आप इनको लायोफिलाइज्ड पाउडर के फॉर्म में, यानी कि जब भी इनका डोजेज फॉर्म पूछे तो आप इनको लायोफिलाइज्ड पाउडर के फॉर्म में इनको इंडिकेट कर सकते हैं। मैकेनिज्म एक्शन की बात करें तो फ्लोक्सोरिडीन मेटाबोलाइज इनटू एक्टिव 5 फ्लोरोयूसिल, इट मेनली इंटरफेयर्स विद डीएनए सिंथेसिस, आल्सो इनहिबिट द आरएनए फॉर्मेशन टू लेसर एक्सटेंट बाय इनकॉर्पोरेटिंग इनटू इट एंड प्रोड्यूसिंग अ फॉल्स आरएनए। तो ये क्या करेगा? आप देखो फ्लोक्सोरिडीन क्या करेगा सर? 5 फ्लोरोयूरिसिल में कन्वर्ट होगा और इसी फॉर्म में ये क्या होता है? एक्टिव होता है। और यहां से ये करके ये क्या करेगा सर? फॉल्स आरएनए बनाएगा, फॉल्स आरएनए। और ये फॉल्स आरएनए बना के क्या करेगा? आरएनए की सिंथेसिस को क्या करेगा? इनहिबिट करेगा, आरएनए की सिंथेसिस को इनहिबिट करेगा और डीएनए में इनकॉर्पोरेट होकर डीएनए की जो पूरी सिंथेसिस है उसको भी क्या करेगा? इंटरफेयर करेगा। नेक्स्ट बात करें, फ्लोरोयूरिसिल आल्सो ब्लॉक द यूरिसिल राइबोसाइड फॉस्फोराइलेज दैट इनहिबिट द यूटिलाइजेशन ऑफ प्रीफॉर्म्ड यूरिसिल इन द आरएनए सिंथेटेज। ये बात भी क्लियर है। द मोनोफॉस्फेट फ्लोक्सोरिडीन 5 फ्लोरो 2 डीऑक्सीयूरिडीन 5 फॉस्फेट, यानी कि उसको क्या कहते हैं? FUDRMP, ब्लॉक्स द थाइमिडाइलेट सिंथेटेज एंजाइम, हमारे थाइमिडाइलेट सिंथेटेज एंजाइम को ब्लॉक करता है, जिससे जो हमारे डीएनए का सिंथेसिस है वो फर्दर ना हो पाए, बाय ब्लॉकिंग द मिथाइलेशन ऑफ डीऑक्सीयूरिडाइलिक एसिड टू थाइमिडाइलिक एसिड, यानी कि जो हमारा ये कन्वर्जन है ये इसको स्टॉप करते हैं, जिससे फर्दर जो डीएनए का फॉर्मेशन है वो चीज ना हो पाए। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। इसी के साथ सिंथेसिस की बात करते हैं तो 5 फ्लोरोयूरिसिल जो है सबसे पहले आएगा 5 फ्लोरोयूरिसिल व्हेन इट रिएक्ट विद 3,5-डाई-OP टोलाइल 2 डीऑक्सी राइबोसिल 1 क्लोराइड से जब रिएक्ट कराएंगे तो दो फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे पहला स्टेप होता है कंडेंसेशन एंड दूसरा होता है हाइड्रोलिसिस विद एल्केलाई, और इससे फिर हमारा फॉर्म हो जाता है क्या? फ्लॉक्सीयूरिडीन। बात क्लियर है। यूजेस की बात करें, बाई इट इज गिवन बाई कंटिन्यूअस रीजनल इंट्रा आर्टेरियल इन्फ्यूजन इन पेशेंट दैट कैन नॉट बी क्योर्ड बाई सर्जरी और अदर मेथड, यानी अगर कोई पेशेंट सर्जरी या किसी भी मेथड से ठीक नहीं हो रहा है तो उनको हम डायरेक्ट फ्यूजन कराते हैं इन देयर आर्टरीज फॉर द मैनेजमेंट ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एड्रीनोकार्सिनोमा मेटास्टैटिक टू लीवर, यानी कि ऐसे कैंसर जो कि यहाँ पे आपके जीआईटी में है और वो आपके लीवर तक फैल सकते हैं, उनके लिए हम डायरेक्ट इनको आर्टरीज में क्या कराते हैं? इन्फ्यूजन कराते हैं, जिससे क्या हो कि जो भी पेशेंट हैं जो सर्जरी से नहीं ठीक हो पाए हैं उनके लिए ये ट्रीटमेंट हम प्रिस्क्राइब करते हैं। इट इज गिवन थ्रू हिपैटिक इंट्रा आर्टेरियल इन्फ्यूजन फॉर मैनेजमेंट ऑफ लिवर कैंसर। सिटाराबिन की बात करें तो इट इज अ पिरिमिडीन न्यूक्लियोसाइड एनालॉग यूज्ड फॉर ट्रीटिंग ल्यूकीमिया, स्पेशली एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया। बात ठीक है। सिटाराबिन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इसका स्ट्रक्चर भी। तो सिटाराबिन में क्या होता है सर? एक प्यूरिन रिंग होती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और इसमें लगे हुए कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि हमारे 3D कॉन्फ़िगरेशन को बताते हैं। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि सर 3D कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको यहाँ पे जो आइसोमर्स को भी स्टडी करना है और साथ ही साथ इस स्ट्रक्चर को इसी तरीके से हूबहू आपको बनाना है। ठीक है। चलो अब सिंथेसिस की बात करें तो इसकी सिंथेसिस उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है जितनी कभी एग्जाम्स में सबसे कम पूछा गया है, पर फिर भी आप चाहो तो यहाँ से इसको रेफर कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं मैकेनिज्म की। तो सिटाराबिन एक्ट्स डायरेक्टली बाय इनकॉर्पोरेटिंग इनटू एंड डैमेजिंग द डीएनए, यानी डीएनए में डायरेक्ट इनकॉर्पोरेट होता है और उसको डैमेज करता है। ये क्या है सर? साइटोटॉक्सिक है टू वेरियस प्रोलिफरेटिंग मैमेलियन सेल इन द कल्चर। क्या करता है सर? साइटोटॉक्सिक है, यानी कि सेल डेथ कॉज करता है बहुत सारे हमारे मैमेलियन सेल्स में। इट सोज इनकी क्या है? ये एक ही फेज में काम करते हैं, यानी कि एस फेज में काम करते हैं। ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इस बात को।
While mechanism of action of cytarabine is not completely understood, it is thought to act by inhibition of DNA polymerase। देखो कुछ तो हमको पता है कि सर एस फेज में काम करते हैं, डीएनए में इनकॉर्पोरेट होकर उसको इनहिबिट करते हैं, लेकिन पूरी तरह से इनका जो मैकेनिज्म है वो हमको अभी तक पता नहीं चल पाया है, यानी कि अभी साइंस में इसकी डिस्कवरी पूरी तरह से नहीं हो पाई है। यूजेस की बात करें तो यूज फॉर ट्रीटिंग एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया, एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया एंड लेट फेज ऑफ क्रोनिक माइलोसाइटिक ल्यूकीमिया। ठीक है, यानी कि ये नॉन लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया एंड एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया दोनों में काम करते हैं, एंड लेट फेज ऑफ क्रोनिक माइलोसाइटिक ल्यूकीमिया में भी ये काम करते हैं। अब आता है हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग, दैट इज मेथोट्रेक्सेट। सबने इसके बारे में सुना होगा, इसको हम MTX के नाम से भी जानते हैं। तो मेथोट्रेक्सेट इज एन एंटी न्यूप्लास्टिक एंटी मेटाबोलाइट विद इम्यूनोसप्रेसेंट प्रॉपर्टीज। तो आप जब भी इसको लिखेंगे तो यहां पे एंटी कैंसर प्लस इम्यूनोसप्रेसेंट्स दोनों के लिए इनको मेंशन करेंगे। इट इनहिबिट द फॉर्मेशन ऑफ टेट्राहाइड्रोफोलेट डिहाइड्रोजिनेज व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ थाइमिडाइलेट एंड इंपॉर्टेंट डीएनए कंपोनेंट। देखो थाइमिडाइलेट क्या है, आप सीधे सीधे पहले यहां पे आओ, स्टोरी के सबसे लास्ट में आओ कि थाइमिडाइलेट अगर है तो डीएनए बनेगा। ठीक है, अगर थाइमिडाइलेट नहीं है तो डीएनए नहीं बनेगा। अब ये इसने क्या किया, मेथोट्रेक्सेट आया और इनहिबिट कर दिया फॉर्मेशन किसका, टेट्राहाइड्रोफोलेट डिहाइड्रोजिनेज को। इसको क्या कर दिया, डिहाइड्रोजिनेज को क्या कर दिया, इनहिबिट कर दिया। अब इसको जैसे ही ये इनहिबिट किया तो हमारे थाइमिडाइलेट का जो फॉर्मेशन था वो भी क्या हो गया, घट गया या कम हो गया या इनहिबिट हो गया। अब जैसे ही ये इनहिबिट हुआ तो डीएनए का जो फॉर्मेशन है वो भी घट गया या तो इनहिबिट हो गया। बात क्लियर है, यानी कि डाइहाइड्रोफोलिक एसिड से टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। यह है हमारे मेथोट्रेक्सेट का स्ट्रक्चर, जो कि हम ऑलरेडी अपने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। चलो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो इट बाइंड्स एक्टिव टू कैटालिटिक साइट ऑफ डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंड डिसरप्ट द सिंथेसिस ऑफ रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ दैट एक्सेप्ट अ कार्बन। क्या करता है, सीधी सी बात इतना ध्यान रखो कि हमारे किस एंजाइम्स पे काम करता है उसको इनहिबिट करता है डाइहाइड्रेट फोलेट रिडक्टेज, बस इतना। ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ कोफैक्टर सिंथेसिस ऑफ थाइमिडाइलेट एंड प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड अमीनो एसिड सेरीन मेथियोनिन इज ब्लॉक्ड। यानी कि जब क्या होगा, हमारी थाइमिडाइलेट ही नहीं रहेगा तो बाकी जो भी फॉर्मेशन है वो कुछ नहीं हो पाएगा, चाहे वो प्यूरिन हो, न्यूक्लियोटाइड हो, अमीनो एसिड हो, सेरीन हो, मेथियोनिन हो, कुछ भी नहीं बन पाएगा, सीधी सी बात है। ठीक है जी, चलो दिस इन टर्न्स प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ डीएनए आरएनए एंड प्रोटीन्स। तो इससे क्या होगा, फिर फर्दर डीएनए आरएनए प्रोटीन्स नहीं बन पाएगा। जब हमारे अमीनो एसिड सेरीन्स और मेथियोनिन ही नहीं बन पा रहे हैं तो डीएनए आरएनए का तो फिर सवाल ही नहीं उठता जी। इनहिबिशन ऑफ डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज कैन बी रिवर्स्ड बाय डाइहाइड्रोफोलेट और बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ल्यूकोवरीन। यानी कि ये इनहिबिशन है, इसको कौन इनहिबिट कर सकता है, ल्यूकोवरीन। तो सीधी सी बात करो, यहां पे डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, ठीक है, डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज का अगर इनहिबिशन हुआ है मेथोट्रेक्सेट द्वारा तो इसको कौन रिवर्स कर सकता है, इसको वापस से कौन रिवर्स कर सकता है, दिस इज आवर, सॉरी यहां से ऐसे नहीं, दिस इज आवर ल्यूकोवरीन। ठीक है, बात क्लियर है। विच बाईपासेस द ब्लॉक्ड एंजाइम रिप्लेनिश द फोलेट पूल। तो ये क्या कर देगा, ये जो ब्लॉक्ड एंजाइम है इसको बाईपास कर देता है टू रिप्लेनिश द फोलेट पूल। अब यहां पे आ गया सिंथेसिस। सिंथेसिस की बात करें तो देखो pyrimidine 2,4,5,6 टेट्राएमीन जब रिएक्ट करेगा 2,3 ब्रोमोप्रोपेनॉल से और हमारे इस कॉम्प्लेक्स से, तो इससे जैसे ही रिएक्ट करेगा इन प्रेजेंस ऑफ BaCl2S2 NaOH एंड ACOH NI2 एंड पोटेशियम आयोडाइड, pH रहेगा हमारा 3.1, इट विल फॉर्म मेथोट्रेक्सेट। दिस इज इंपॉर्टेंट एंड एवरीवन मस्ट लर्न दिस, क्योंकि ये कभी भी आपके क्वेश्चन में पूछा जा सकता है इन योर सेमेस्टर एग्जाम्स। यूजेस की बात करते हैं अब यहाँ पे, तो हमारे पास है इट इज इफेक्टिवली यूज्ड विद अदर ड्रग्स इन एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया, choriocarcinoma, Burkitt lymphoma in children, and breast cancer and head neck carcinomas. It is used alone and is very effective in low doses against the certain inflammatory diseases, severe psoriasis. Severe psoriasis के लिए हम इनको यूज करते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास एजाथायोप्रिन। एजाथायोप्रिन इज एन इम्यूनोसप्रेसिव एंटी मेटाबोलाइट प्रो ड्रग। सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे मार्क करेंगे कि एजाथायोप्रिन क्या है, प्रो ड्रग है। इससे पहले हम क्या पढ़ चुके हैं सर, साइक्लोफॉस्फामाइड भी पढ़ चुके हैं, and an imidazolile derivative of 6-mercaptopurine. Most of its biological effects are similar to that of parent compound. Azathioprine converts 6-mercaptopurine in the body and inhibit the purine metabolism and DNA synthesis. तो ये करता क्या है, बेसिकली 6-mercaptopurine को बॉडी के अंदर ही कन्वर्ट करता है और इनहिबिट करता है प्यूरिन के मेटाबॉलिज्म को और डीएनए के सिंथेसिस को। तो ये हो गया हमारा इसका स्ट्रक्चर, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आपको दोबारा से यहाँ से इसको देखना है, बनाना है, करीब आपको इसको 1 to 2 टाइम्स तो एटलीस्ट ट्राई करना है, जिससे आपको ये स्ट्रक्चर लर्न रहे। अब सिंथेसिस की बात करें तो इसकी सिंथेसिस वैसे तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है, लेकिन फिर भी आपको एक बार जरूर देख लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि सर ये बहुत ही शॉर्ट है। अब शॉर्ट की बात करें तो यहाँ पे क्या है, 9S प्यूरिन 6 थायोल व्हेन रिएक्ट्स विद 5-chloro 1-methyl 4-nitro 1S इमिडाजोल इट विल गिव एजाथायोप्रिन। ठीक है, सिंपल सा है। अब एजाथायोप्रिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वाइज सर सिमिलर है, जैसे सब काम कर रहे थे। तो एजाथायोप्रिन एंटागोनाइज द प्यूरिन मेटाबॉलिज्म, इट प्रिवेंट द सिंथेसिस ऑफ डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन्स,
इट ऑल्सो इंटरफेयर्स विद सेलुलर मेटाबॉलिज्म एंड प्रिवेंट द माइटोसिस। माइटोसिस आप सभी को पता है किस क्या होती है इसमें, IPMAT-C, यानी इंटरफेस, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस एंड टीलोफेस। इस पूरे को ये क्या करता है, इनहिबिट कर देता है। इट एक्ट्स ड्यू टू इनकॉर्पोरेशन ऑफ थायोप्रीन एनालॉग इनटू द डीएनए स्ट्रक्चर। ये क्या करता है, थायोप्रीन बेसिकली थायोप्रीन नहीं, थायोप्रीन के एनालॉग्स को डीएनए में इनकॉर्पोरेट कर देता है और जो हमारी डीएनए का सिंथेसिस है उसको इनिबिट कर देता है, दस टर्मिनेटिंग द चेन एंड कॉजिंग द साइटोटॉक्सिसिटी। और ये डीएनए की जो चेन्स होती हैं इसको क्या कर देगा, इनिबिट कर देता है और साइटोटॉक्सिसिटी यानी कि सेल की डेथ कॉज करता है। यूजेस की बात करें, इट इज यूज फॉर ट्रीटिंग द रिमेटॉइड आर्थराइटिस, क्रोन्स डिजीज एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस। नेक्स्ट बात करें, इट इज यूज फॉर प्रिवेंटिंग द रीनल ट्रांसप्लांट रिजेक्शन, यानी कि जो किडनी ट्रांसप्लांट्स होती हैं इसके रिजेक्शन ना हो इसके लिए भी हम इसको यूज करते हैं। इट इज मोस्टली यूज एन एडजुवेंट फॉर मैनेजमेंट एंड प्रिवेंशन टुवर्ड द रिजेक्शन ऑफ रीनल होमो ट्रांसप्लांट्स। ठीक है, बात क्लियर है। इसी के साथ इस लेक्चर को हम खत्म करेंगे, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में जहां पे हम डिस्कस करेंगे हमारी एंटी नियोप्लास्टिक एंटीबायोटिक्स के बारे में।